नया टॉपिक गुणनखंड या जिसे हम अपवर्तक भी कहते हैं। आप लोग मासा या लासा निकालते हो ना, निकाल लेते हो, लेकिन ये पता नहीं होता है कि मासा पा क्या होता है या लासा पा क्या होता है। तो पहली बेसिक चीज तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि गुणनखंड या अपवर्तक किसे कहते हैं, उसी के बाद आप मासा पा करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड या अपवर्तक क्या होता है उसकी परिभाषा लिखी है। वह संख्याएं जो किसी दी संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती हैं उस संख्या के गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है। मतलब कोई दी एक संख्या है तो जो संख्या उसको भाग कर रही है, शेषफल यानी 0 आ रहा है, तो वो सारी संख्याएं उसका क्या कहलाएंगी, गुणनखंड या अपवर्तक। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको यह समझ में आएगा। जैसे एक संख्या है ये 12, तो 12 को कौन कौन विभाजित करता है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम पहाड़े देख लेते हैं। पहला क्या होगा, 1 गुणा 12। अगला क्या होगा, आप बोलिए 2 गुणा 6। वेरी गुड। नेक्स्ट 3 गुणा 4। फिर 5 भी नहीं होता, 6 का पहाड़ा आ गया, ये हो गया। तो यानी 12 के जो गुणनखंड या अपवर्तक हो गए वो क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो यानी कि अगर हम 1 से 12 को भाग करेंगे शेषफल 0 आएगा, 2 से 12 को भाग करेंगे शेषफल 0, 3, 4, 6 या 12 से 12 को विभाजित करेंगे शेषफल क्या आएगा, 0। तो वह संख्याएं जो किसी दी संख्या को पूरी तरह विभाजित करती हैं उस संख्या के गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती हैं। तो यदि 12 के अपवर्तक कौन हो गए, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यही क्या कहलाएंगे, गुणनखंड या अपवर्तक। अब इन्हीं नियम के आधार पर हम इनके क्या निकालेंगे, गुण, कि अपवर्तक या गुणनखंड के क्या गुण होते हैं। जब वो चीज समझ में आ जाएगी उसके बाद आप क्या सीखोगे कि महत्तम समापरिवर्तक किसे कहते हैं। ठीक है, कि 12 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6 और 12 निकल के आए। तो इसी का उदाहरण लेकर ही हम अपवर्तक के गुण या गुणनखंड के गुण देखते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला क्या निकल के आता है, पहला है क्या निकल गया है, छोटा 1। तो 1 हर संख्या का गुणनखंड होता, कोई भी संख्या निकालेंगे, एक उस संख्या का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, यानी 1 हर संख्या का गुणनखंड होता है और सबसे छोटा गुणनखंड होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, देखो 12। तो वह खुद संख्या दी संख्या अपना एक गुणनखंड या अपवर्तक होती है। ठीक है, होती है, और वो सबसे बड़ी होता है। देखो सबसे बड़ा क्या है, 12 संख्या थी, 12 के हमने अपवर्तक या गुणनखंड निकाले तो सबसे बड़ी संख्या क्या आई, 12 ही निकल के आई ना। तो 12 जो है दी गई संख्या अपना एक गुणनखंड होती है और सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया गुण। तीसरा गुण क्या है कि गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। देखो 12 के गुणनखंड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ में आई। तो गुणनखंड कैसे में होते हैं, सीमित संख्या में होते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं। तो 12 के कितने हुए,
6। अगर हम 4 के निकालते तो 1 2 4 यानी कितने 3। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके गुणनखंड निकलेंगे और वो कहेंगे सीमित संख्या में होंगे। ठीक है, अगला क्या है, अभाज्य संख्या का 2 ही गुणनखंड होता है, एक और स्वयं वो संख्या। ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे इसमें अभाज्य संख्या मान लो है 2 है ना, तो 2 के गुणनखंड क्या होंगे 1 और 2। 3 के गुणनखंड अगर निकालना चाहिए तो क्या होंगे 1 और 3। 5 के निकालने चाहे तो कितने होंगे 1 और 5। ठीक है, तो किसी अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड या अपवर्तक होते हैं, गुणनखंड होते हैं। एक व स्वयं वो संख्या, स्वयं वो संख्या। जैसे 7 का गुणनखंड क्या हो गया 1 गुणा 7, तो 7 के अपवर्तक या गुणनखंड कितने हो गए 1 और 7। कट कर दो। छठा गुण है सभी गुणनखंड दी संख्या से छोटे या बराबर होते हैं, बड़े नहीं। जैसे हमने 12 के अपवर्तक या गुणनखंड निकाले कितने 1 2 3 4 6 और 12, तो आप देख रहे हैं कि 1 भी छोटा है 12 से, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है और 4 भी छोटा है और 6 भी छोटा है। तो ये सारे गुणनखंड किससे हैं 12 से छोटे हैं या 12 के बराबर हैं, लेकिन 12 से बड़े नहीं हैं। तो अगर हम 12 के गुणनखंड निकालते हैं तो 12 तो आ सकता है लेकिन 12 से अधिक नहीं आ सकता है। तो समझ में आ गया कि सभी गुणनखंड दी गई संख्या से छोटे या बराबर होते हैं, बड़े नहीं। अब आपको मैं 2 एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करता हूं कि गुणनखंड या अपवर्तक कैसे निकालते हैं। कट कर दीजिए। 2 संख्याओं के अपवर्तक या गुणनखंड निकालेंगे। किस किसके निकालने हैं, एक 6 के और एक 28 के। तो मैंने 2 एग्जाम्पल क्यों लिए, यही क्यों लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं 6 के अपवर्तक या गुणनखंड क्या होंगे। तो 6 के क्या होंगे 1 गुणा 6 और 2 गुणा 3। ठीक है, तो 6 के गुणनखंड क्या हो गए या अपवर्तक क्या हो गए, कौन हो गए 6 के गुणनखंड कौन हो गए बताओ, बोलो 1 2 3 और 6। ठीक है, अब 28 के निकालते हैं। 28 के क्या हो जाएंगे 1 गुणा 28, 2 गुणा 14 और 4 गुणा 7। इतने होंगे ना, ठीक है, वेरी गुड। तो 28 के गुणनखंड या अपवर्तक क्या हो गए, ये ध्यान में रखना बेटा, गुणनखंड और अपवर्तक एक ही चीज है। ठीक है, मैं लिख एक ही रहा हूं, गुणनखंड ही लिख रहा हूं या अपवर्तक लिख रहा हूं, आप समझ लो कि गुणनखंड और अपवर्तक एक ही चीज होते। ठीक है, तो 28 के गुणनखंड क्या हो गए 1 2 4 7 14 और 28। 28 के गुणनखंड निकाले या अपवर्तक निकाले, हमने ये 2 ही क्यों लिए, इसके लिए जो कारण है वो है संपूर्ण संख्या। ये आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों या अपवर्तकों का योग उस संख्या का क्या होता है दुगुना होता है, तो वह संख्या क्या कहलाती है परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो 6 के गुणनखंड या अपवर्तक क्या थे 1 2 3 और 6, इनको जोड़ के देखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, ये कितने आ रहे हैं निकल के, कितना आया बोलो 12। तो दी गई संख्या थी 6 और जोड़ कितना आया 12। तो ये क्या है 6 क्या है एक संपूर्ण संख्या है या परफेक्ट नंबर है। ठीक है, अगला था 28 के गुणनखंड। 28 के गुणनखंड कितने थे 1 2 4 7 14 और 28। ठीक है, तो इनका जोड़ करके देखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, तो ये कितने हो गए यार देखो 56 56 हो गए, 21 और
25, 26, 27, 28, 28 और 28, 56। कितने हो गए? 56 या 56। तो संख्या थी 28 और जोड़ कितना है अपवर्तकों या गुणनखंडों का? 56। तो 28 भी क्या है? एक परफेक्ट नंबर है या संपूर्ण संख्या है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि अपवर्तक या गुणनखंड किसे कहते हैं। ठीक है, गुणनखंडों के गुण क्या है और संपूर्ण संख्या क्या है। जब ये चीज समझ में आ जाएगी तो हम अगली बार क्या ज्ञात करेंगे? मासा किसे कहते हैं, अपवर्तक विधि से मासा निकालना। ठीक है, तो आज इतना ही।